नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। हम दिन भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आते हैं और खबरों में वही दिखाते हैं जिसका प्रभाव आप पर सबसे ज्यादा पड़ता है। हमसे और आपसे इनका सीधा सरोकार होता है। तो बात करते हैं पहली खबर की। हरियाणा के सबसे बड़े सियासी उलटफेर में सीएम मनोहर लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। हरियाणा की कमान अब नायब सैनिक के हाथों सौंपी गई है। दूसरी खबर पर नजर डालेंगे। पोखरण में भारत का एक और शक्ति प्रदर्शन हुआ है। जी हां, इस इलाके में महाअभ्यास भारत शक्ति हो रहा है। इसके तहत तीनों सेनाओं के स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन करने यहां पर पहुंचे हैं। बात करें तीसरी खबर की तो केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो गया है, जिसके बाद सभी राज्यों में सियासत चालू हो गई है। हर कोई इसे अपने अपने चश्मे से देख रहा है। चौथी और अंतिम खबर की बात करें तो बाहुबली मुख्तार अंसारी दोषी, वाराणसी कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। अवैध हथियार रखने के मामले में उन्हें दोषी पाया गया है और सजा का ऐलान किया गया है। तो इन 4 बड़ी खबरों पर इस बुलेटिन में नजर डालेंगे, जिसमें सबसे पहले मनोहर लाल की बात करेंगे। हरियाणा में उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब नायब सैनिक के हाथ में हरियाणा की कमान है। पोखरण में भारत ने आज फिर से शक्ति प्रदर्शन किया है। खुद प्रधानमंत्री वहां पर जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। सीएए का कानून देश में लागू हो गया है और मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से दोषी करार दिया गया है। तो नजर डालेंगे सबसे पहली खबर की। एक बार फिर से दिल्ली से सटे हरियाणा में जो हुआ वो बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाला था। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की थी, जिसे राजनीतिक हलकों में उनकी मजबूती के तौर पर देखा गया। लेकिन हुआ इसके उलट। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में राजनीतिक हालात जिस तेजी से बदले उसकी भनक तक किसी को नहीं लग पाई। चंडीगढ़ से जानकारी सामने आती रही, चेहरा वही होगा, सरकार नहीं होगी। लेकिन यह बात इसलिए सिरे नहीं चढ़ रही थी क्योंकि दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके थे। आखिर में पूरी सरकार को बदलने की अटकलें सही साबित हुई और दोपहर के 2 बजते बजते राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनिक का नाम सामने आ गया। अब सवाल खड़ा होता है कि हरियाणा में बीजेपी ने इतना बड़ा दांव क्यों खेला? लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में बीजेपी का दांव क्या कारगर साबित होगा या फेल साबित होगा? लोकसभा चुनाव में कहीं बीजेपी का यह दांव उल्टा ना साबित हो पार्टी के लिए। हरियाणा में यह बड़ा सियासी फेरबदल क्या कहता है और हरियाणा की राजनीति में इसका क्या कुछ प्रभाव होगा? और अब जेजेपी क्या बीजेपी के साथ रहेगी? ये बड़े सवाल हैं जिन पर नजर डालेंगे। हरियाणा में बड़ा सियासी फेरबदल आज देखने को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री के पद से, जिसके बाद विधायक दल की बैठक होती है। बैठक में नायब सैनिक के नाम पर सभी विधायक समर्थन देते हैं और उनके नाम पर मुहर लग जाती है और अब वो हरियाणा की मुख्यमंत्री होंगे। बहुत ही जल्द वो शपथ ग्रहण समारोह आयोजन कराएंगे जिसमें नायब सैनिक हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो हरियाणा में ये बड़ा सियासी उलटफेर आज देखने को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में नायब सैनिक को लेकर सभी ने समर्थन जताया है। हरियाणा में अब नायब सैनिक मुख्यमंत्री होंगे। कल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी खुद मनोहर लाल की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल की मजबूती के तौर पर इसको देखा जा रहा था। लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए और सरकार ने इस्तीफा दे दिया। मनोहर सरकार ने इस्तीफा दिया। हरियाणा में राजनीतिक हालात जिस तेजी से बदले हैं उसकी भनक किसी को नहीं लग पाई थी। चंडीगढ़ से जानकारी सामने आती रही, चेहरा वही होगा, सरकार नहीं होगी। लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल जाएगा। लेकिन जो अटकलें थी वो सच साबित हुई और एक बड़ा सियासी फेर सबके सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि इसकी भनक तक किसी को नहीं थी। ये बात इसलिए सिरे नहीं चढ़ रही थी क्योंकि दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके थे और आखिर में पूरी सरकार को बदलने की जो अटकलें चल रही थी सियासी गलियारों में वो सही साबित हुई। दोपहर के 2 बजते बजते राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनिक का नाम भी तय हो गया। विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें सभी विधायकों ने उनके नाम पर अपना समर्थन जताया, कोई विरोध नहीं देखने को मिला। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि हरियाणा में बीजेपी ने इतना बड़ा राजनीतिक दांव क्यों खेला?
जिस तरीके से मनोहर लाल की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उनकी छवि जनता के बीच में मजबूत होती दिख रही थी, ऐसे में इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और हरियाणा में मुख्यमंत्री के नाम पर कोई इतना बड़ा फैसला आ सकता है। लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में बीजेपी का ये दाव कितना कारगर साबित होगा पार्टी के लिए, ये पार्टी के हित में होगा या इसको लेकर पार्टी को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने हरियाणा में अपना मास्टर स्ट्रोक चलकर राजनीति के जितने भी जानकार थे उनको चौंकाने का काम किया है। इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसे सियासी फेरबदल होते दिखे, लेकिन उसकी भनक कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में होती रही। पंकज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। पंकज, हरियाणा में अचानक से जो इतना बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जो उलटफेर हुआ है, उसने सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, नायब सैनिक के नाम पर मोहर लगती है। बीजेपी ने इतना बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक चला है, क्या लगता है लोकसभा चुनावों के चलते ये कारगर साबित होगा या कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए पूजा, ये कुछ अचानक नहीं हुआ। कल एक तरह से कहा जाए एनडीए गठबंधन में जेबीपी जो है वो पार्टी बीजेपी के साथ हरियाणा सरकार में थी, उसके साथ बातचीत चल रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर। और लोकसभा चुनाव के जेजेपी चाहती थी कि वो 2 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़े, या तो कम से कम 1 लोकसभा सीट उन्हें दिया जाए हिसार से। लेकिन जिस तरह से केंद्र आलाकमान भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम वहां पे अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले के दम पर वहां पे हम 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जेजेपी ने अपनी तरफ से वापसी नहीं, मतलब सरकार के बाहर नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय ले लिया कि कहीं ना कहीं अब जेजेपी की हमको जरूरत नहीं है, हम अकेले दम पर अपनी सरकार चला सकते हैं। और उसके बाद अचानक सवेरे पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। पर्यवेक्षक पहुंचने से पहले जो मुख्यमंत्री के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देते हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक की टीम लगातार तमाम विधायकों के साथ चर्चा करती है और विधायकों के साथ चर्चा करने के बाद एक नया नाम निकल कर आता है, जो पर्यवेक्षक अपने साथ लेके आते हैं। जो नाम वो है नायब सिंह सैनी का। उसको लेकर तमाम विधायकों ने अपनी हामी भरते हैं और उसके बाद फिर जाके विधायक दल के जो नेता के तौर पर चुना जाता है नायब सिंह को, और वो पहुंचते हैं अपने राज्यपाल के पास और राज्यपाल सरकार बनाने का अपना जो निवेदन है, आवेदन है, वो देते हैं। और उसके बाद माना जा रहा है शाम 5 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा नए मुख्यमंत्री के तौर पर। और बात रही लोकसभा चुनाव को लेकर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर पहले भी भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी और अभी भी 10 के 10 सीट में अकेले चुनाव लड़ेगी। अब ये समीकरण देखना होगा कि विधानसभा चुनाव जो 6 महीने बाद है उसमें क्या कुछ रणनीति बनाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या वो जेजेपी के साथ रहेगी या तो फिर पूरी तरह से जो है टाटा बाय बाय एक तरह से कहा जेजेपी को कर दिया गया है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। पंकज, बीजेपी की इस रणनीति में जेजेपी का क्या स्टैंड है? क्या जेजेपी अब आगे भी बीजेपी के साथ रहेगी या फिर अलग होने का रास्ता अपनाएगी? देखिए जेजेपी ने पहले ही, देखिए जेजेपी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान एक तरह से कहा जाए वो नहीं आया था, लेकिन तब तक सरकार ने इस्तीफा दे दिया, तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर नया सरकार बनाने का जो प्रक्रिया वो कर दिया। लेकिन इन तमाम प्रक्रिया के बीच में कहीं भी जेजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो नजर नहीं आया, तमाम जो विधायक है 10 विधायक वो नजर नहीं आए। तो ये माना गया है कि वो ऑफिशियली नहीं अब तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर वो सरकार से बाहर हो गया। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि विधानसभा चुनाव में जेजेपी सरकार के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, ये इसमें संशय है। और ये भी सवाल है कि क्या जेजेपी लोकसभा चुनाव लड़ेगी या लड़ेगी, इसमें संशय है। ये दोनों समीकरण अलग अलग, लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा आने वाले दिनों में जब बीजेपी अपनी तरफ से तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान देर शाम तक कर देगी। पंकज, अगर नायब सैनी की बात करें तो अचानक से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा चुनाव भी सर पर है, ऐसे में उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण साबित होगा पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाना और एक जनता के बीच में अपनी एक पहुंच बनाना ताकि पार्टी को उसका भी फायदा चुनाव में हो? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण संघ से बैकग्राउंड है नायब सिंह सैनी का। वो संघ में काम करते नजर आए। उसके बाद उन्हें जिला अध्यक्ष रहे, फिर कुरुक्षेत्र से लोकसभा पार्टी ने लड़वाया, वहां से भी जीत कर आए। उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो भी लगातार कार्यकाल अच्छा चल रहा है। उसके बाद अचानक उनको अब मुख्यमंत्री बनाया गया और माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरे के तौर पर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए जब से राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया है उसके बाद से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब अटैकिंग मूड में आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ओबीसी चेहरे के तौर पर माना जा रहा है।
उनको रखा गया है। अगर आप देखें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो डिप्टी सीएम ओबीसी चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ओबीसी चेहरे का जो पार्टी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि नयाब सिंह सैनी जो ओबीसी चेहरे हैं उनका एक फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को, जो ओबीसी वर्ग है वो जरूर उनको वोट करे, क्योंकि बाकी जो जनरल हैं वो माफी चाहूंगा अयोध्या वाले मुद्दे पे राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो था श्री राम का, उस मुद्दे को लेकर बीजेपी के तमाम जनरल वोटर हैं वो उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में नॉन जाट जो बेल्ट है उनको प्रभावित करने के लिए और खास तौर पर ओबीसी जो बेल्ट है उनको प्रभावित करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल पंकज, ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में जो सियासी फेरबदल हुआ है इसका फायदा पार्टी को चुनावी स्तर पर कितना मिलता है और कैसे इसका फायदा पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया इसकी जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 सेनाओं के संयुक्त भारत शक्ति अभ्यास देखने के लिए राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज पहुंचे। तीनों सेनाओं में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जो दृश्य हमने देखा, हमारी तीनों सेनाओं का शौर्य अद्भुत है। आकाश में ये दहाड़, जमीन पर युद्ध, चारों ओर गूंजती विजय की पुकार, ये नए भारत की पुकार है। यही पोखरण है, भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है। यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम देख रहे हैं। यही वो ऐतिहासिक जगह है जहां से परमाणु परीक्षण कर भारत एक ऐसी शक्ति बना था जिसका लोग आज पूरी दुनिया में लोहा मानती है। और एक बार फिर से यहां पर गर्जना से पोखरण गूंज उठा है। ये वही ऐतिहासिक पोखरण। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से अंकित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सेनाओं के संयुक्त भारत शक्ति अभ्यास को देखने के लिए राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेनाओं की काफी सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। साफ तौर पर पूछा हिंदुस्तान की पुकार और देखे पूरी दुनिया कैसे भारत की ताकत का इस वक्त साफ तौर पर राजस्थान में जो पोखरण में इस वक्त युद्धाभ्यास चल रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को देखने वाला होता है। क्योंकि इस बार जो खासतौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार स्वदेशीकरण नहीं बल्कि हमारे द्वारा बनाई गई यानी भारतीय शक्ति का दमखम पूरी दुनिया देख रहे हैं। और मुझे याद है आज से 26 साल पहले जब 1998 में पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु का परीक्षण कर दिया था, परमाणु युद्ध का एक तरीके से कहें, जिसको लेकर अमेरिका लगातार प्रतिबंध लगाता रहा था और CIA की नाक के नीचे से भारत ने परीक्षण करके दिखा दिया था और तब पूरी दुनिया दंग रह गई थी। और आज वैसा ही एक अनुभव इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है, देख रही है भारत की ऊपर, क्योंकि भारत की तीनों सेनाएं आज वहां पर मौजूद हैं और तीनों सेनाओं की पुकार और दहाड़ सुनकर हर भारतीयों के सीना चौड़ा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठे रहते हैं उनके लिए सोचने का विषय हो जाता है। और आज भारत की शक्ति पिछले 10 सालों में, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 2014 से पहले की और अब की शक्ति में तकरीबन 8 गुना ज्यादा हमने निवेश किया है। यानी रक्षा क्षेत्र में लगातार निवेश को जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुद भी मौजूद हैं और मुझे याद आता है कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं और कई सारे युद्ध अभ्यास हैं जो लगातार भारत करता रहा है। न केवल यही बल्कि साउथ चाइना सी तक में भारत पहुंचा है और वहां पर भी युद्धाभ्यास करता है, जिस पर चीन ग्लोबल टाइम्स में लगातार ये कहता रहता है कि भारत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। लेकिन भारत की बढ़ती पुकार को देखकर ही अब हर देश इस तरफ नजर गड़ाने से पहले 2 बार सोचता जरूर है। पूछा बिल्कुल अंकित, पोखरण ये यहाँ पर आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम हमारी सेनाओं ने दिखाया है। ये ऐतिहासिक वही जगह है जहां पर परमाणु परीक्षण कर भारत एक ऐसी शक्ति बना था जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। तो ऐसे में आज जो युद्धाभ्यास हुआ है इससे दुश्मन देशों की नींदें कितनी उड़ने वाली है। कि साफ तौर पर 7,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश अब तक भारत कर चुका है। तो यानी अपने आप में आप सोचिए, किसी भी देश के लिए सबसे पहले जरूरी होती है स्वास्थ्य सेवाएं और उसके बाद उसकी सुरक्षा व्यवस्था कि वो अपने बॉर्डर्स को कैसे मजबूत करता है। और आज केवल भारत लगातार अरुणाचल की सीमा हो वहां पर भी घेराबंदी करने से नहीं चूकता है। मुझे याद आता है जब उस वक्त प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह 370 को हटाने को लेकर के अपनी रणनीति बना रहे थे और संसद में खड़े थे, चारों तरफ से सेना को मजबूत करके
मिसाइलें वहां पर तैनात कर दी गई थी कि कोई भी अगर कोशिश भी करे भारत के आंतरिक मुद्दों में घुसने की तो उसको वहीं पर कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लगातार जब भी गीदड़ भक्ति पाकिस्तान की तरफ से निकलती है तो हिंदुस्तान बड़ी शालीनता के साथ उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरता नजर आता है। MIR की बात हो, MTR की बात हो या फिर UN में जाकर के पाकिस्तान या फिर चाइना को बेनकाब करना हो, इन सभी क्षेत्रों में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ता नजर आया। मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए थे और उस वक्त अमेरिका गए हुए थे और वहाँ अमेरिका का मुझे याद है कि स्क्वायर गार्डन जो एक सबसे बड़ा अच्छी फेमस जगह है वहाँ न्यूयॉर्क की, वहां मेडिसिन स्क्वायर गार्डन, वहां पर जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे उस वक्त उस बोली को लेकर के भी चाइना ने हिंदुस्तान पर सवाल खड़े किए थे और ग्लोबल टाइम्स में लिखा था। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदुस्तान के बढ़ते कदम कहीं ना कहीं हर देश के लिए सोचने का विषय बनता है कि भारत आज तीसरी महाशक्ति के रूप में कैसे उभर रहा हो, न केवल शक्ति के रूप में उभर रहा है बल्कि दूसरे देशों के लिए सहायता के तौर पर भी आगे बढ़ता है। कोरोना काल में भी हिंदुस्तान ने कई देशों की सहायता की, वियतनाम से लेकर पाकिस्तान तक परीक्षण में इस पोखरण में इस युद्धाभ्यास से ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से भारत जो है महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और सभी दुश्मन देशों को इससे सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबरों में बात करेंगे अब तीसरी खबर की। भारत सरकार ने सोमवार को देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ही CAA कानून अब देश में लागू हो गया है। ये वो कानून है जिसके जरिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। इस कानून में 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और पारसियों को शामिल किया गया है। मुस्लिम शरणार्थियों को CAA कानून से बाहर रखा गया है। लेकिन CAA लागू होते ही राजनीति भी तेज हो गई है। हर दल इसे अपने अपने चश्मे से देख रहा है। कोई उकसाने वाले बयान दे रहा है तो बीजेपी समेत सहयोगी दल इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। विपक्षी दल CAA की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सालों से नागरिकता पाने का इंतजार शरणार्थियों का CAA लागू होने के बाद खत्म होता दिख रहा है और उन शरणार्थियों में अब खुशी का माहौल है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर कोर्ट भी जा सकता है। तो CAA को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, वहीं विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया था कि अब सड़क पर आने के अलावा कोई रास्ता उनके लिए नहीं छोड़ा है केंद्र सरकार ने। जिस तरीके से CAA का विरोध हो रहा था उसके बावजूद CAA कानून देश में लेकर आई है केंद्र सरकार। कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है, इसीलिए इस तरीके के कानूनों का सहारा लिया जा रहा है। तो CAA को लेकर सियासत गरमाई हुई है। चुनाव से पहले CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके बाद अब बाहर से आए हुए शरणार्थियों को, जिनमें बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जैसे समुदाय के जो शरणार्थी हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखा गया है, जिसको लेकर ये सारा विरोध हो रहा है। तमाम आरोप विपक्ष बीजेपी पर लगा रहा है कि मुस्लिमों को बाहर करने के लिए इस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं और शरणार्थियों को यहां पर सहारा देने की, उन्हें नागरिकता देने की बीजेपी की ये साजिश है। तो देश में CAA लागू हो गया है। CAA को लेकर कल नोटिफिकेशन जारी हुई है। CAA कानून लागू होने से सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक गलियारे में बड़ी हलचल देखी जा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार पर कि मुस्लिमों को डरा कर रखना चाहती है। पंकज तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पंकज, देश में CAA लागू हो गया है, जिसके बाद सियासत भी गरमाई हुई दिखाई दे रही है। सभी जो देश हैं, माफ कीजिएगा, भारत में जो सभी सीमाएं हैं वहां पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है और जिस तरीके से जो बयान विपक्षी नेताओं के आ रहे हैं, कल असदुद्दीन ओवैसी का आया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को, एक समुदाय को उकसाने का काम कर रही है। ऐसे में किस तरीके से राज्य की सीमाओं को चाक चौबंद किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि CAA नोटिफिकेशन जैसे जारी किया गया, राजनीतिक टीका टिप्पणी शुरू हो गई और इस पूरे मसले पे आज भी नहीं, 2019 में भी जब CAA का मामला उठा था तो सबकी अपनी टपली अपना राज था और इस बार भी कहीं न कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए पहले समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव का सबसे पहले ट्वीट आया और उन्होंने सीधा सीधा सवाल किया कि आखिर
10 साल तक जो है कि जो लोग देश छोड़ करके जो नागरिकता छोड़े हैं उनका उनका हिसाब कौन देगा। अपने देश के जो युवा हैं वो वोटिंग के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं और सरकार जो है बाकी जो बाहर से आए लोग हैं उनको नागरिकता देने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये ढुलमुल रवैया जो है वो भी पब्लिक समझ रही है कि ये चुनावी स्टंट है। मायावती का सीधे तौर पे कहना है कि अगर जो सीएए के मसले पे सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया है, जो कानून बनाया गया है, तो इस कानून बनने के बाद इसमें अगर जो कोई संशय कोई शंका अगर जो रहेगी तो इसका समाधान कर लेना चाहिए था, उसके बाद ये कानून बनाना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो वो लगातार सीएए को लेकर के सरकार का विरोध करते आए हैं और जाहिर सी बात है कि सरकार का कहना है कि सीएए ये जो भारत के 3 पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से जो हिंदू, बौद्ध और सिख जो प्रताड़ित होकर पीड़ित होकर के भारत में आए थे और 2014 तक वो मांग की है कि भारतीय नागरिकता उनको दी जाए। इन पड़ोसी मुल्कों में उनका ना तो सम्मान है और ना ही उन्हें रहने दिया जा रहा है, वो पीड़ित है, उनको जो है कि एक तरह से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो बीजेपी का सीधे तौर पे कहना है कि ये मानवता और मानवता के धर्म के लिए एक सबसे बड़ा कदम है। हालांकि विरोधी पार्टियां जो है इसको जो है कि एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट मानती है और सीधे तौर पे कहना है कि ये चुनाव के पहले बीजेपी आखिर ला करके क्या कुछ करना चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए आपका। बात करते हैं खबरों में चौथी खबर की। पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया गया है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी लाइसेंस मामले में सुनवाई के बाद उन्हें दोषी करार दिया। कोर्ट सजा 13 मार्च को सुनाएगी। बताया जा रहा है दुनाली बंदूक खरीदने के लिए फर्जी हस्ताक्षर करके लाइसेंस बनवाने के मामले में दोषी करार उनको पाया गया है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह तीसरा मुकदमा है जिसमें अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड और कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में यहां की अदालत उन्हें पहले ही सजा सुना चुकी है। एक और मामले में अब उनको सजा सुनाई जानी है। कल सजा के लिए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अवैध हथियार मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। 13 मार्च यानी कि कल वाराणसी कोर्ट इस मामले में कल सजा तय करेगा। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में बंद है। अब एक और मामले को लेकर उनके खिलाफ सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने उनको दोषी पाया है। अब 13 मार्च को वाराणसी कोर्ट मुख्तार अंसारी को इस मामले में सजा सुनाएगी। इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड में उन्हें दोषी पाया गया था और फिलहाल दुनाली बंदूक खरीदने के लिए फर्जी हस्ताक्षर करके लाइसेंस बनवाने के मामले में उन्हें दोषी पाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल सिंह जुड़ गई है। आंचल, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले से ही वो जेल में बंद है, अब एक और मामले में वो दोषी पाए गए हैं। कल कोर्ट उनके लिए सजा तय करेगी। बिल्कुल, पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए जा चुके हैं। वाराणसी के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अविनाश गौतम ने कोर्ट में सुनवाई की है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 120B के तहत दोषी पाया गया है और ऐसा भी आसार लगाया जा रहा है कि इस मामले में जो कल सुनवाई होने वाली है उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इस जानकारी के लिए आपका। तो 13 मार्च को मुख्तार अंसारी को वाराणसी कोर्ट सजा सुनाएगी। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के देखते रहिए TV 27 न्यूज।